हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सेकंड चैप्टर में, जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। कभी कभी क्या है कि हम इंग्लिश अल्फाबेट को आसान सा चैप्टर समझ लेते हैं, इजी समझ लेते हैं, इसलिए हम उसके कुछ क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से फंस जाते हैं, और जब वे क्वेश्चंस हमें फंसा लेते हैं तो हम एग्जाम में प्लग हो जाते हैं। इसलिए हमें आज वो छोटी छोटी चीजें क्लियर करनी है डियर स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, सबसे पहले पढ़ देंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लेटर। लेटर क्या है? तो ये जो ईट आ रहा है ये लेटर के लिए आ रहा है, तो इट मींस ये है, इसमें से द स्मॉलेस्ट यूनिटी, सबसे छोटी इकाई होती है ऑफ एनी लैंग्वेज, प्रत्येक भाषा की या किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो लेटर होती है, वर्ण होती है। वर्ण से छोटा प्रत्येक भाषा में कुछ नहीं होता। वर्ण प्रत्येक भाषा का सबसे छोटा पार्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ए बी सी डी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे वर्ण होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। उनमें से कोई भी वर्ण हो उसको हम क्या कहेंगे? किसी भी वर्ण को हम क्या कहेंगे? लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिटी कहेंगे, सबसे छोटी यूनिटी कहेंगे। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आपके। हम जो आपको पढ़ाने का जो लेवल लेके चल रहे हैं, अब हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एकदम जमीनी स्तर से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। और आप देखना, अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे की बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जो आपके लाइफ और आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, अल्फाबेट जो वर्ड है, ये पहले समझ लेते हैं कि अल्फाबेट जो शब्द है, ये जो वर्ड है अल्फाबेट, ये अल्फाबेट शब्द आया कहां से है, ये वर्ड कहां से आया है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के अल्फाबेटा से बना है। ग्रीक भाषा के अल्फाबेटा शब्द से अल्फाबेट बना है। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी। अब हम समझ लेते हैं कि अल्फाबेट की डेफिनेशन क्या है। तो अल्फाबेट की परिभाषा क्या है? आपने एक हिंदी में शब्द पढ़ा होगा, वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण मीन्स अक्षरों की माला। ठीक है, माला आप जानते हो, माला वह वस्तु होती है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें पिरोई जाती हैं, उनको एक जगह मिलाया जाता है, समूह बनाया जाता है। ठीक है, चाहे हम मोतियों का समूह कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने वैसी मालाएं पहनी होंगी गले में, तो वे सब मोतियों का समूह होती हैं। वैसे ही ये वर्णमाला वर्णों का समूह होती है। किसका? वर्णों का समूह होती है। तो इट मींस ये है, इज मींस है, इट किसके लिए आ रहा है? ये अल्फाबेट के लिए आ रहा है। तो इट मींस अल्फाबेट यानी वर्णमाला, इस माने है ग्रुप, एक समूह। वर्णमाला एक समूह है ऑफ लेटर्स, अक्षरों का। वर्णमाला अक्षरों का समूह होती है। ठीक है, दैट इज रिटिन, जो लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? वर्णमाला। वर्णों की जो माला तैयार की जाती है, लिखी जाती है, वो प्रॉपर वे में लिखी जाती है। इन प्रॉपर वे यानी बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में लिखी हुई वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। इट माने है, इस माने है, ग्रुप माने समूह ऑफ लेटर्स, अक्षरों का। यह अक्षरों का एक समूह है। दैट इज रिटिन, जो लिखी जाती है। दैट इज रिटिन, जो लिखी जाती है इन प्रॉपर वे। इन प्रॉपर वे का मतलब है एक व्यवस्थित क्रम में, यानी व्यवस्थित क्रम में लिखा हुआ अक्षरों का, ठीक है, समूह। व्यवस्थित क्रम में लिखा हुआ अक्षरों का समूह अल्फाबेट कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझ लेते हैं। व्यवस्थित क्रम का मतलब है ए के बाद बी आएगा, ये बिल्कुल फिक्स है। ऐसा नहीं है कि ए के तुरंत बाद जी आ जाएगा, या जी के तुरंत बाद एल आ जाएगा, एल के तुरंत बाद ओ आ जाएगा, नहीं। व्यवस्थित क्रम, जो रूल्स और रेगुलेशंस तैयार किए गए हैं, वर्णमाला की जो 26 अक्षर तैयार किए गए हैं, वर्णमाला तैयार की गई है, उसका एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए ए से लेकर जेड तक। ऐसा नहीं है कि ए के तुरंत बाद आपने सी लिख दिया, बी छोड़ दिया। जो उसका वे हो, क्रम हो, बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। तो व्यवस्थित क्रम में लिखे गए अक्षरों का समूह वर्णमाला कहलाता है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वर्ण क्या है? वर्ण एक लैंग्वेज की छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। जबकि वर्णमाला क्या है? वर्णमाला उन छोटी छोटी यूनिट्स का, छोटे छोटे वर्णों का समूह है। तो छोटे छोटे वर्णों का समूह, छोटे छोटे वर्णों का व्यवस्थित समूह, एक प्रॉपर ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाता है। जबकि लेटर क्या है? लेटर अल्फाबेट में से किसी एक अक्षर का एक यूनिटी है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर क्या है। लेटर वर्णमाला का कोई एक पार्ट है। वर्णमाला के अंदर आने वाले सभी अक्षरों में से
किसी एक अक्षर का पार्ट है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, लेटर प्रत्येक भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है, जो कि 26 अक्षरों में से कोई भी अक्षर हो सकता है। जबकि अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट वर्णमाला क्या है, जबकि अल्फाबेट क्या है, तो अल्फाबेट शब्दों का नहीं बल्कि अक्षरों का व्यवस्थित क्रम, अक्षरों का या वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स, अक्षरों के प्रकार। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, ये बात आप काफी अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत लंबे समय से आप जानते हैं। दो प्रकार के वर्ण होते हैं, जैसे वॉवेल्स यानी स्वर। स्वर मेनली 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉवेल्स होते हैं। ये मेनली 5 वॉवेल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स में हम कहते हैं व्यंजन, ये व्यंजन होते हैं और ये 21 होते हैं, 21 होते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे वॉवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, ठीक है, और इनमें डिफरेंसेस क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पर समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, समझते रहिएगा आगे भी। तो आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश अल्फाबेट की सेकंड स्लाइड पर। अब हम समझेंगे वॉवेल्स के बारे में। वॉवेल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल के प्रकार। वॉवेल दो प्रकार के होते हैं, मेन वॉवेल्स यानी मुख्य स्वर, सेमी वॉवेल्स यानी उपस्वर। तो मेन वॉवेल्स कितने होते हैं, मुख्य स्वर कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 5। और सेमी वॉवेल्स यानी उपस्वर कितने होते हैं, 2। तो अब हमें समझना है कि मेन वॉवेल्स तो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन हमें समझना है सेमी वॉवेल्स को। अगर हम अल्फाबेट के पॉइंट ऑफ द व्यू से बात करें, वर्णमाला के पॉइंट ऑफ द व्यू से बात करें, तो W एंड Y ये दोनों कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, व्यंजन अक्षर होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। लेकिन इनको सेमी वॉवेल्स किन सिचुएशन में कहा जाता है, ये चीज हम समझेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं, ठीक है। मेन वॉवेल्स तो 5 ही होते हैं, लेकिन साउंड के आधार पर 2 और एक्स्ट्रा वॉवेल हो जाते हैं। उच्चारण के आधार पर जब हम किसी भी वर्ड को बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा के किसी भी वर्ड को बोलते हैं, तो कभी कभी क्या है कि W और Y इनकी साउंड देते हैं, इनका काम करते हैं, ठीक है। तो जब इनकी साउंड देंगे तो फिर इन्हें भी वॉवेल्स ही कहेंगे, लेकिन इन्हें मेन वॉवेल्स ना कहकर सेमी वॉवेल्स यानी उपस्वर कहेंगे। जैसे कि हम समझ लेते हैं एग्जांपल नंबर 1 के थ्रू, ट्राई। आपने कई बार इसको पढ़ते हुए देखा होगा, कुछ लोग इसे कहते हैं ट्राई। ट्राई नहीं होता है ये, इसे बोलते ट्राई अगेन, ट्राई। यानी जब हम इसको ज्यादा खींचकर बोलेंगे तो Y यहां पर I की आवाज देगा, और यदि हम इसे बहुत तेज बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे, तो फिर यहां पर ये E की आवाज देगा। तो अगर हम जल्दी बोलते हैं तो E की आवाज दे रहा है Y, अगर हम इसे थोड़ा खींच के बोल रहे हैं तो Y I की आवाज दे रहा है। तो I और E क्या है, I और E दोनों कैसे वॉवेल हैं, मेन वॉवेल्स। तो जब Y मेन वॉवेल्स की साउंड देगा तब हम Y को सेमी वॉवेल कहेंगे, और जब Y किसी भी मेन वॉवेल की साउंड नहीं देगा तब हम उसे कॉन्सोनेंट ही कहेंगे। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स। मेरा कहने का सेंस ये है कि जब Y इन 5 मेन वॉवेल्स में से किसी की भी साउंड देगा तब हम Y को सेमी वॉवेल कहेंगे, यानी उपस्वर कहेंगे। यहाँ Y सेमी वॉवेल का काम कर रहा है उच्चारण के आधार पे। अब समझ लेते हैं सेकंड, बॉलर। तो यानी यहाँ पर W O की साउंड दे रहा है, तो W को हम क्या कहेंगे, उच्चारण के आधार पर। O क्या है, O आपका मेन वॉवेल है, तो W मेन वॉवेल की साउंड दे रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ W को भी सेमी वॉवेल ही कहेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एक चीज और समझ लीजिए कि W और Y इन दोनों में से कोई भी अक्षर हो, तब जब ये इन 5 में से किसी भी वॉवेल की साउंड देंगे तब हम इन दोनों को सेमी वॉवेल्स कहेंगे। और यदि ये W और Y इनमें से किसी की साउंड नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अपनी एक्चुअल साउंड दे रहे हैं, तब हम इनको सेमी वॉवेल्स नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट्स। तो एक बात याद रखें
कि W एंड Y को सेमी वॉवेल्स उसी समय कहा जाएगा जब ये इन पांचों वॉवेल्स में से किसी एक की साउंड देंगे, तभी हम इनको सेमी वॉवेल्स कह सकते हैं। तो यहां W O की साउंड दे रहा है तो W सेमी वॉवेल हो गया। अब ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है फ्लाई। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि Y अगर आप बहुत तेजी से बोलेंगे इसको, ठीक है, बहुत जल्दी बोलेंगे इसको, तो ये ई की आवाज देगा, ई की साउंड देगा। और यदि आप इसको खींच कर बोलेंगे तो ये आई की साउंड देगा। तो आई और ई ये मेन वॉवेल हैं, और मेन वॉवेल की जब ये आवाज देगा वाई, तब हम इसे क्या कहेंगे, सेमी वॉवेल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें समझ लेते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो वॉवेल शब्द है, ठीक है, ये जो वॉवेल शब्द है ये कहां से आया है और कैसे बना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वॉवेल शब्द वोकलिस शब्द से बना है। और वोकलिस शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और वोकलिस का जो मीनिंग होता है वो होता है वोकल। वोकल का मतलब होता है कंठ यानी गला। आप जानते हैं जिन अक्षरों को हम वोकल के थ्रू बोलते हैं, अपने गले के थ्रू बोलते हैं, कंठ के थ्रू बोलते हैं, तो हम उन्हें वॉवेल्स कहते हैं। आप अगर पी बोलेंगे, ये बोलेंगे पी, डी, टी, तो आपको कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन अक्षरों को बोलने के लिए, सभी व्यंजन अक्षरों को बोलने के लिए आपको अपने मुंह की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि तालु की आवश्यकता है, तालु मीन्स जीभ यानी टंग की आवश्यकता पड़ेगी। लिप्स, जैसे आप बोलेंगे पी, तो पी को बोलने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ी, कंठ के साथ साथ किसकी आवश्यकता पड़ी, होठों की आवश्यकता पड़ी। जब आपको होठों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पी बोलने के लिए, आपके होठ एक दूसरे को स्पर्श ना करें और पी बोलकर दिखाइए, नहीं बोल सकता ना कोई भी। इसलिए मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि कॉन्सोनेंट्स जो लेटर होते हैं, व्यंजन जो अक्षर होते हैं, उन अक्षरों को बोलने के लिए हमें हमारे मुंह के बहुत से अंगों की आवश्यकता होती है। जैसे कि टीथ, दांतों की आवश्यकता होती है, होठों की आवश्यकता होती है और हमारी जीभ की आवश्यकता होती है। तो वे व्यंजन होते हैं, लेकिन जो वॉवेल्स होते हैं, कौन यानी जो आपके स्वर अक्षर होते हैं, वो हमेशा वोकल होते हैं। वोकल आप अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें, प्रैक्टिकल करें, बोल कर देखें शुरू से 5 वॉवेल्स को, ए, ई, आई, ओ, यू। तो आपको 5 वॉवेल्स को बोलने के लिए नहीं तो आपकी जीभ, नहीं आपके दांत, नहीं आपके होठ एक दूसरे से स्पर्श हुए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वॉवेल्स होते हैं, जो वॉवेल्स होते हैं वो हमेशा वोकल अक्षर होते हैं। ये कंठ के द्वारा बोले जाने वाले अक्षर होते हैं। कंठ मीन्स गला, ठीक है, तो कंठ के द्वारा ही ये बोले जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो वॉवेल शब्द है वो लैटिन भाषा के, ठीक है, वोकलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वोकल। तो अब वोकलिस का अर्थ भी वोकल होता है, वॉवेल का अर्थ भी वोकल होता है, लेकिन अंतर यह है कि वोकलिस लैटिन भाषा का शब्द है और वॉवेल इंग्लिश भाषा का शब्द है। ये बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं, 2 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आपको हम सभी को समझने चाहिए, क्योंकि जब हम इन चीजों को नहीं जानेंगे, आपने देखा होगा कि हम जब छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो पहले हमें टीचर्स प्रारंभ में ABCD बड़े अक्षरों में लिखना सिखाते हैं, फिर छोटे अक्षरों में लिखना सिखाते हैं। लेकिन वो सिखा तो देते हैं, लेकिन वो चीज वहां पर, क्योंकि हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वो टीचर्स नहीं बताते हैं। वो भी बिल्कुल ठीक ही काम करते हैं। लेकिन अब हमें ये जरूरी हो गया समझना, इंग्लिश अल्फाबेट यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, ये A to Z यानी 26 अक्षरों को जब हम बड़े अक्षरों में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है, जब हम कैपिटल लेटर्स में हम लिखेंगे अल्फाबेट को, अंग्रेजी अल्फाबेट को, तब हम उस वर्णमाला को क्या बोलेंगे, उस वर्णमाला को बोलेंगे मैजस्क्यूल्स। मैजस्क्यूल्स, मैजस माने बड़े, क्यूल्स माने आकार। जब बड़े आकार में या बड़े यानी अक्षरों को बड़े आकार में बनाया जाएगा, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, तो फिर उस वर्णमाला को क्या कहेंगे हम। ये क्वेश्चन है कि जब हम इंग्लिश अल्फाबेट को कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं तो उस अल्फाबेट को हम क्या कहते हैं। 26 के 26 अक्षरों को कैपिटल लेटर्स में जब हम लिखेंगे
तो फिर हम उस वर्णमाला को, कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई वर्णमाला को मैजस्क्यूल्स कहते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब हम इंग्लिश अल्फाबेट को कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं तो उसे मैजस्क्यूल्स कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, इसको अच्छे से नोट कर लेना होगा। इंग्लिश अल्फाबेट जब अंग्रेजी वर्णमाला को स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा, ठीक है, तो अब हम जब छोटे अक्षरों में लिखेंगे, और हाँ, लिखने का जो लिखने की कला होती है, सुंदर हैंड राइटिंग होती है, उसे अंग्रेजी में कहते हैं कैलीग्राफी। मान लीजिए आप बड़े अक्षर सिंपल लिख रहे हैं, सिंपल बड़े एबीसीडी लिख रहे हैं, कर्सिव हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं। अगर आप कर्सिव में लिख रहे हैं तब भी, सिंपल में लिख रहे हैं तब भी, अगर वो कैपिटल लेटर्स हैं, कैलीग्राफी आपकी कैसी भी है, राइटिंग आपकी कैसी भी है, लेख आपका कैसा ही भी है, उससे कोई मैटर नहीं है। अगर आपकी अल्फाबेट बड़े अक्षरों में लिखी हुई है, चाहे वो कर्सिव में हो या सिंपल हो, तो फिर हम उसे मैजस्क्यूल्स कहेंगे। उस वर्णमाला को, बड़े अक्षरों में लिखी हुई वर्णमाला को मैजस्क्यूल्स कहेंगे। और अगर छोटे अक्षरों में लिखी हुई है, चाहे वो कर्सिव में है या किसी भी मतलब स्टाइल में लिखी हुई है, या कैसा ही भी हैंड राइटिंग है, कैसी भी कैलीग्राफी है, उसे, ठीक है, जब हम स्मॉल लेटर्स में वर्णमाला लिखेंगे अंग्रेजी की, तो उस अंग्रेजी की वर्णमाला को जो स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती है उसे हम कहते हैं माइनस्क्यूल्स। क्या कहते हैं? माइनस्क्यूल्स। MINUSCULES, माइनस्क्यूल्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश अल्फाबेट की 3rd स्लाइड पर आ गए हैं, और हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स यानी स्वर और व्यंजनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, इनमें क्या अंतर होता है, ये चीज आज हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस बिटवीन वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, ये चीज हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले लेंगे वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि जितने भी वॉवेल्स होते हैं वे सभी स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि उनको बोलने के लिए सिर्फ आपको कंठ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता पड़ती है? कंठ की। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि जब आपकी ध्वनि बनकर आएगी, जो एक्चुअल ध्वनि बनकर आएगी, वो कंठ से बनकर आएगी, यानी गले से बनकर आएगी, ध्वनि आवाज बनकर आएगी। ऐसा तो नहीं है कि आप जब बोलते हैं तो आवाज आपकी दांत बनाते हैं, आप जो बोलते हैं तो आवाज आपके होठ बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। आवाज जो एक्चुअल साउंड जो आती है वो आपकी वोकल से आती है, कंठ से आती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं टॉपिक पर। तो वॉवेल्स का मतलब होता है यानी स्वर। तो वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर, और स्वर जो अक्षर होते हैं, दीज लेटर्स आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वयं पर निर्भर, यानी आत्मनिर्भर। आप समझ गए होंगे कि जितने भी वॉवेल्स होते हैं, मेन 5 वॉवेल्स होते हैं, वे सभी इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है अपने आप पर निर्भर होते हैं, उन्हें दूसरे अक्षरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर आपको ए का उच्चारण करना है, ए वॉवेल है, ये जो आपका ए है ये वॉवेल है, और इसका शुद्ध उच्चारण है आ। तो आ वॉवेल है, ई वॉवेल है, आई वॉवेल है, ओ वॉवेल है, यू वॉवेल है। इन सभी को बोलने के लिए हमें बी की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी भी कॉन्सोनेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये सभी इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। अब परिवार में हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या हैं? हमारे पेरेंट्स इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें उनकी आवश्यकता ज्यादा है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। तो एक चीज और मैं आपको बताऊं, वॉवेल्स को पेरेंट्स लेटर्स भी कहा जाता है। ये चीज याद रखना, जितने भी वॉवेल्स होते हैं, मेन 5 वॉवेल्स होते हैं, उनको पेरेंट्स लेटर्स भी कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे संसार में सभी माता पिता इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो स्वयं पर निर्भर होते हैं। ठीक है, उन्हें हमारी आवश्यकता इतनी नहीं है जितनी कि हमें उनकी आवश्यकता है। समझ गया ना? तो इसी बेस पे सभी वॉवेल्स को पेरेंट्स लेटर्स भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखना। ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको नीचे नोट करा दूंगा कि सभी वॉवेल्स को पेरेंट्स लेटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वे इंटरडिपेंडेंट होते हैं।
जिस प्रकार पेरेंट्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं, स्वयं पर निर्भर होते हैं, वैसे ही वॉवेल्स भी इंटरडिपेंडेंट ही होते हैं। तो इसलिए हम इनको सभी वॉवेल्स को पेरेंट्स लेटर्स भी कह सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आप देखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों वॉवेल्स में से किसी भी वॉवेल को बोलने के लिए किसी भी कॉन्सोनेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी। बी, सी, डी इनकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ी, किसी भी कॉन्सोनेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए हम इन्हें कहेंगे इंटरडिपेंडेंट। क्या कहेंगे? इंटरडिपेंडेंट। और ये बात और याद रखें कि वॉवेल्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम इनको वॉवेल्स को पेरेंट्स लेटर्स भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। और ये मैं समझता हूं कि आपने पहली बार सुना होगा कि सभी वॉवेल्स को पेरेंट्स लेटर्स भी कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कॉन्सोनेंट्स की तरफ। कॉन्सोनेंट्स, दीज लेटर्स आर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब समझ रहे हो? माता पिता की जो संतान होती है वो संतान डिपेंडेंट होती है, ठीक है। किस पर? पेरेंट्स पर डिपेंड होती है, पेरेंट्स के हर निर्णय पर डिपेंड होती है, डिसीजन पर डिपेंड होती है। तो दीज लेटर्स, ये अक्सर आर्मीज होते हैं डिपेंडेंट लेटर्स। डिपेंडेंट होते हैं यानी एक निर्भर अक्षर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। बिकॉज मीन्स क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कॉन्सोनेंट लेटर्स वाले कॉन्सोनेंट अक्षरों को नीड वाली आवश्यकता होती है, वॉवेल्स वाले वॉवेल की आवश्यकता होती है टू स्पीक फॉर, बोलने के लिए। अगर आप कॉन्सोनेंट्स अक्षरों को बोलना चाहते हैं, टू स्पीक फॉर बोलना चाहते हैं, तो बोलने के लिए वॉवेल्स की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गया होगा आपके? कॉन्सोनेंट्स, जितने भी कॉन्सोनेंट्स लेटर्स होते हैं उन सभी को बोलने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कॉन्सोनेंट्स लेटर्स को बोलने के लिए वॉवेल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप खूब प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिकल करें कि आप बिना ई के बी को बोलकर बोलने की कोशिश करेंगे तो बी बोला ही नहीं जाएगा, कोई नहीं बोल पाएगा। बिना ई के बी नहीं बोल सकते। तो फिर बी क्या है? बी डिपेंडेंट है, क्योंकि इसको वोवेल की हेल्प लेनी पड़ेगी। बिना ई के बी का उच्चारण असंभव है। जब बिना ई के बी का उच्चारण असंभव है तो फिर बी को हम कहेंगे डिपेंडेंट लेटर और ई को कहेंगे इंटरडिपेंडेंट लेटर। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंट लेटर भी कह सकते हैं ई को और पेरेंट्स लेटर भी कह सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी कि बी आपका डिपेंडेंट लेटर है और सभी डिपेंडेंट लेटर्स जो होते हैं उन सभी को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और जितने भी आपके इंटरडिपेंडेंट होते हैं यानी जो वॉवेल्स होते हैं, ठीक है, उन सभी को हम पेरेंट्स लेटर्स भी कह सकते हैं और वॉवेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखें कि बी का उच्चारण के लिए ई की आवश्यकता पड़ेगी। विदाउट ई, बिना ई के बी नहीं बोला जा सकता। तो बी की जो साउंड है, बी की जो एक्चुअल साउंड है बी प्लस ई, यानी बी प्लस ई, इन दोनों का जब योग करेंगे, दोनों साउंड को आपस में मिलाएंगे, तब बी की ध्वनि बनकर आएगी, बी वर्ण बनेगा। ठीक है, सी प्लस ई, इन दोनों साउंड्स को मिलाने से सी की साउंड बनेगी। डी प्लस ई, इन दोनों साउंड को मिलाने से डी की साउंड बनेगी। अब ए प्लस एफ, जब आप बोलेंगे प्रैक्टिकली, जब आप बोलेंगे एफ एफ एफ, तो ए की आवाज निकलेगी। ए मतलब ए का मतलब ए, एफ एफ। ठीक है, तो ए की आवाज निकल कर आएगी, तो ए प्लस एफ इक्वल टू एफ। ठीक है, तो एफ आपका, ये सभी आपके कैसे लेटर्स हैं? ये सभी आपके डिपेंडेंट लेटर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी कॉन्सोनेंट्स हैं और जितने भी डिपेंडेंट लेटर होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट लेटर्स होते हैं, तो उन सभी को हम कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं जी प्लस ई, यानी बिना जी ई के, यानी कि बिना ई के जी का उच्चारण इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो फिर इसे क्या कहेंगे? जी प्लस ई बराबर जी, यानी दोनों साउंड के मिलने से जी बनेगा, यानी जी वर्ण बनेगा। ठीक है, एच यानी एच, ए प्लस एच इक्वल टू एच। तो मेरा कहने का मतलब है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज आप लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डियर स्टूडेंट्स।
डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप याद रखना कि ए आई ओ यू ये पांचों वॉवेल्स जो होते हैं, पांचों मेन वॉवेल्स, इन सभी वॉवेल्स को पेरेंट लेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी स्वयं पर डिपेंड होते हैं। इनका उच्चारण के लिए, ठीक है, इनके उच्चारण के लिए इन्हें कॉन्सोनेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए जब ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं तब हम इनको पेरेंट लेटर्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब हम आपको चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश अल्फाबेट के पार्ट 2 में मिलेंगे और वहां पर हम आपको साउंड क्लियर करेंगे, साउंड्स कितने प्रकार की होती हैं, और पूरी वर्णमाला को साउंड के आधार पर आपको समझाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया तो आप इसको वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के सेकेंड पार्ट में।